हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी इलेक्ट्रिकल का पार्ट 4 डिस्कस करने वाला है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिससे आपको आपका स्कोर पता चलेगा। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका जो 100 क्वेश्चन का एक सेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपको आपका स्कोर पता चलेगा, जो कि हमने इसके प्रीवियसली तीनों पार्ट्स में भी हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का एक क्विज फॉर्म में हमने ये सेशन लाया है। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था, बट बाय द वे किसी ने भी इसका करेक्ट आंसर मार्क नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैं आपको आपका इसका करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूँ और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बाय द वे, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने 1+R इसका करेक्ट आंसर मार्क किया, बट वो इनकरेक्ट आंसर है। ओके, आई टेल यू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 2+R। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3 ohms रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द करंट सोर्स ऑफ I/3 एम्पियर्स। हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही साथ। 3 ohms का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है I/3 एम्पियर्स का, ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी सेम ही है। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ R ohm। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है R ohms के। ओके, इसका वैल्यू है R ohms। और वोल्टेज ऑफ V इज अप्लाइड, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस माइनस अप्लाइड एट द सर्किट। टोटल करंट टेकन बाय द सर्किट इज I एम्पियर। इसमें से टोटल करंट जा रहा है I एम्पियर्स। ओके, द डायरेक्शन इज सेम एज द करंट सोर्स। यहाँ पे जो करंट सोर्स की डायरेक्शन है, सेम करंट इसमें से भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, I एम्पियर्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इट इज सेम एज द करंट सोर्स। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। कितना ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस करेगा वोल्टेज सोर्स, ये हमें निकालना था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे। इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता दो। देखिए, आपको बताओ, करंट डिवीजन रूल में क्या होता है, अगर इसमें से I/3 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से यहाँ पे टोटल करंट आ रहा है I, तो अगर हम लोग I माइनस I/3 करते हैं तो विल गेट ट्वाइस I/3, ठीक है। तो ये करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस ब्रांच में से। ओके, इस 3 ohms के रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा I/3, और टोटल करंट यहाँ पे कितना रहेगा, वो I ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सम अप फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I/3, ट्वाइस I/3 एम्पियर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक KVL लगा देंगे आउटर लूप में। तो क्या हो जाएगा, -V, ध्यान से देखिएगा, प्लस यहाँ पे करंट सोर्स कितना है पर, ट्वाइस 2/3 I इंटू 3। ओके, ये हमारा करंट इंटू रेजिस्टेंस से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस यहाँ पे कितना ड्रॉप है I, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I इंटू R इज इक्वल टू 0। ये -0 वहाँ पे राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस I प्लस I इंटू R, करेक्ट। तो I कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, ट्वाइस प्लस R, और यहाँ पे I कॉमन आ गया V। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/I हमारा होता है रेजिस्टेंस, तो हमारा जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो रहेगा V। यहाँ पे जो I है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट इज ट्वाइस प्लस R। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको फॉर द पेपर 1 ऑफ SSC इलेक्ट्रिकल के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक टेबल बनाना है। इसके पहले भी मैंने आपको तीनों भी सेशंस में बताया। आपको एक रफ शीट लेके आपका रिस्पांस और करेक्ट आंसर जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपको मार्क करना है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 करेक्ट होता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आपका रिस्पांस और करेक्ट आंसर आपको टैली करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन किए, इसमें मैंने आपको बता दूं, हमने पार्ट 1, 2 और 3 इसमें 25, 25 और 25 ऐसे कंप्लीट 75 क्वेश्चंस अभी तक कवर कर लिए। आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है इसको मिला के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो और इस सेशन को नहीं देखा होगा तो यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको जाके देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है, और ये सिर्फ SSC के लिए नहीं है, काफ़ी बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं सेशन प्रोवाइड करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो आप एक भी स्किप ना करिएगा विदाउट एनी इट्स टाइटल। अगर ये SSC के लिए भी तो आप ऐसा इग्नोर मत करिएगा इसको कि आपको ये बाकी एग्जामिनेशन के लिए काम में नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन से मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता हूँ आपके लिए। ओके, तो इस सेशन को आप जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। ये भी एक क्विज फॉर्म में है, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सेशन में हम लोग, मैं आपको बता दूँ, 10 सेकंड्स का आपके लिए टाइमर रहने वाला है। ओके, जो लोग नए हैं उनको बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, फिनोमेना ऑफ आर्क इंटरप्शन टेक्स प्लेस एट। इसके लिए 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मार्क करना है और आपको हमारे
आपकी शीट पे भी मार्क करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जीरो करंट। जो हमारा आर्क इंटरप्शन रहता है, ओके, वो कब होता है हमारा करंट जीरो पे। एक अल्टरनेटिंग अगर हम लोग एक साइनोसॉइडल वेव ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो करंट जीरो होता है एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, हाफ साइकिल के बाद, यहाँ पे इसका जो भी मैग्नीट्यूड रहता है करंट का, यहाँ पे जीरो पे, तो यहाँ पे जीरो करंट पे हमारा आर्क इंटरप्शन होता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है इस केस में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया वो, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनाइजेशन इन अ सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेटेड बाय। इसका करेक्ट आंसर आपको 10 सेकंड्स के अंदर आपकी कॉपी में लिखना होगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है बाय द वे, कमेंट करना इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैं आपको आपकी एक्टिविटी के लिए बताता हूँ, बट आपकी कॉपी में आप इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि सेशन आप ही के लिए है और आप ही को आपका स्कोर एनालाइज करना होगा, ठीक है। आयनाइजेशन इन द सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेटेड बाय ऑल ऑफ दिस, दैट मीन्स इंक्रीज इन द फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन द मीन पाथ, हाई टेम्परेचर, इन तीनों भी कारण ये रिस्पॉन्सिबल रहता है आयनाइजेशन के लिए, ओके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 78। फॉर अ सर्टन ट्रांजिस्टर इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 500, बीटा का वैल्यू हमारे पास 500 है, बेस करंट हमारे पास है विच इज़ IB 5 मिली एम्पियर्स, और हमारे पास एमिटर करंट निकालना है IE, ठीक है, वो कितना होगा। तो इसके लिए मैं 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर देता हूँ, 10 + 10 और 10 सेकंड्स के लिए आपको टाइम देता हूँ, सॉल्व करेगा। अगर आपको एक इक्वेशन पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड, ये आप पेपर 1 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। तो आई विल गिव यू 10 more seconds टू सॉल्व दिस इफ यू हैवंट सॉल्व येट। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, IE विल बी इक्वल्स टू 1 + बीटा टाइम्स ऑफ IB, ओके। 1 + बीटा कितना है हमारे पास 500, ओके, और IB का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.505 एम्पियर्स एज द करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी इसका करेक्ट आंसर सॉल्व कर लिया होगा। आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखना होगा, एमिटर करंट और बेस करंट का ये रिलेशन है, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ ट्रांजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन अ C मोड हैज़, अगर हमने ट्रांजिस्टर को C मोड में कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आएंगे इसमें से। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ, काफ़ी आसान सा सवाल है बाय द वे। कॉमन एमिटर मोड पूछा गया है, CE दैट मीन्स कॉमन एमिटर मोड। तो उसके इसमें हमारे पास मीडियम इनपुट इम्पीडेंस रहता है और मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस रहता है। इसका एक टेबल है, ये टेबल आप 100% ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है और वो मेनली आता है जो कॉमन एमिटर मोड में जो फेज डिफरेंस रहता है वो 180% का रहता है, 180 डिग्री का रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। कॉमन कलेक्टर मोड में करंट गेन वोल्टेज गेन का वैल्यूज़ क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस ये कहाँ पे कितना रहता है। जैसे कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाई रहता है और ये उल्टा कॉमन बेस में रहता है जहाँ पे लो रहता है, ओके। और वैसे ही आपका आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर्स के हमारे मोड्स रहते हैं। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा आपकी कॉपी पे। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। हमारा कंडक्शन कब होता है कंडक्टर के अंदर, ये हमें पूछा गया। जब हमारा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कंडक्शन बैंड पे, 3 बैंड्स रहते हैं, ठीक है, एनर्जी गैप पे। ये आपका रहता है हमारा वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड पे जब वो जंप करते हैं, ठीक है, ये रहती फॉरबिडन गैप, तो वहाँ पे हमारा करंट फ्लो होने लगता है, हमारा कंडक्शन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। इन अ फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत आंसर मत मार्क करिएगा। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ, ओके। इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ, ठीक है। ओके, आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा अभी तक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंजेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन द PN जंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था। जो हमारा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, P और N में अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं DC सोर्स पे,
ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो होता है माइनॉरिटी कैरियर से। ऑप्शन ए 1 सिलेक्ट करके मत आना, ये गलत हो जाएगा। मेजॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। जो एक्स्ट्रा कैरियर हमारा इंजेक्ट होता है फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण, वही एक्स्ट्रा कैरियर जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स डिफ्यूज़ करते हैं और हमारा रिकम्बाइनिंग के लिए हेल्प करके वो हमारे मदद करते हैं हमारे कंडक्शन के लिए। ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आप मेजॉरिटी कैरियर से इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, ओके। क्योंकि आपको पता है जो माइनॉरिटी कैरियर्स जो रहते हैं हमारे फॉरवर्ड बाइसिंग करना, दैट मीन्स हमने उसको कुछ पोटेंशियल इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के कारण पी एन जंक्शन का जो विड्थ रहता है वो कम हो जाता है और उसके कारण ही जो आपके माइनॉरिटी कैरियर्स है वही उसको कॉन्स्टेंटली सप्लाई मिलते रहता है वोल्टेज से। उसके कारण वो एक्सटर्नल पोटेंशियल जैसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसी के कारण इसमें से करंट फ्लो होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें मार्क करना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं? J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, ओके। इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इन ब्रैकेट ई। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो ड्रिफ्ट करंट रहता है वो डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 19 कूलम, ओके। और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान में रखिएगा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इसका करेक्ट आंसर है। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। व्हेन द ट्रांसफार्मर इज नॉट सेंटर टैप्ड द रिक्वायर्ड PIV अक्रॉस ईच डायोड इज व्हाट। ठीक है, रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे सर्किट्स गिवन है। इसका लिए 10 सेकंड का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। PIV क्या होता है हमारा? वो होता है वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज रहता है हमारा विच अपियर्स अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। पीक इनवर्स वोल्टेज जो रहता है हमारा वो मैक्सिमम वोल्टेज रहता है जब हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड रहता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस फिगर को हम लोग इक्विवेलेंट फिगर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पॉजिटिव इनपुट साइकिल के लिए अगर हम लोग कंसिडर करते हैं इस साइकिल के लिए तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका सर्किट, ठीक है। यहाँ पे 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा ये जो है, और यहाँ पे भी एक 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, और ये आपका प्लस माइनस ये सप्लाई हो गया। तो इस केस में जो क्या होगा कि रिवर्स बायस पे जो कैथोड रहेगा डायोड पे उसका वोल्टेज रहेगा V, ओके। और एनोड पे कितना वोल्टेज रहेगा? रिवर्स बायस डायोड जो है, ठीक है, इस केस में वो रहेगा हमारा V/2, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग वोल्टेज अक्रॉस रिवर्स बायस डायोड निकालते वो हो जाएगा V - V/2, ठीक है। तो 1 - 1/2 करते तो आपको क्या आ जाएगा? V/2, करेक्ट आंसर, ओके। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वो रहेगा हमारा 10। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है? 10 है, ठीक है। तो 10/2 विच इज़ 5, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वोल्ट विल बी करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 84। फॉर अ PN जंक्शन विद अ हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है आपकी कॉपी पे, ओके। तो आप अपने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है बोथ P and N आर लाइटली डोप्ड। PN जंक्शन में हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या होता है? P और N जो है वो लाइटली डोप्ड रहते हैं। तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुननी होगी अभी, कि हमारे 2 मैकेनिज्म्स रहते हैं जिससे हमारे रिवर्स बायस ब्रेकडाउन होता है PN जंक्शन में। पहला रहता है हमारा जीनर इफेक्ट और दूसरा रहता है हमारा एवेलेंच, ठीक है। जीनर इफेक्ट में क्या होता है? जब हमारा हाईली डोप्ड PN जंक्शन है वो टनलिंग मैकेनिज्म से जाता है तो हमारा जीनर इफेक्ट जो है वो कॉज होता है, दैट मीन जीनर ब्रेकडाउन होता है हमारा, ओके। और एवेलेंच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जब वो मूव करते हैं स्पेस चार्ज रीजन में तो उसमें सफिशिएंट एनर्जी आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं कोलाइड करके एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में डिप्लेशन रीजन के अंदर ही,
इसलिए वो एवलांचे ब्रेकडाउन वहाँ पे होता है रिवर्स बायस में। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, दो कंडीशंस। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लिए 10 सेकंड्स का टाइमर विल नॉट बी इनफ फॉर दिस, ठीक है। मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी कोड फॉर 10.625 टू द बेस 10 इज़ व्हाट। टू द बेस 10 है, दैट मीन्स ये क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, और यहाँ पे जो बाइनरी में है इसका बेस है 2। इसका करेक्ट आंसर मैं मार्क कर देता हूँ, दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर दिस। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास इंटीजर पार्ट क्या है, वो है हमारे पास 10, ओके, और डेसिमल पार्ट है 0.625, ओके। ये डेसिमल पार्ट हो गया और यहाँ पे हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, ओके। तो हम लोग इसको इंटीजर पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी करना होगा, तो हम लोग 10 को डिवाइड करना चालू करते थे 2 से, जो बेसिस से। तो 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, बचा कितना 1। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग हमारे पास कितना आएगा 1 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 1, और यहाँ पे बचा 0। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट, हम लोग डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा 1, ओके। तो आपको जो सीक्वेंस लिखना है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखना है, ठीक है। तो आपने लिख लिया 1 0 1 0, ये आ गया आपका, ठीक है। फ्रॉम फॉर इंटीजर पार्ट यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। 1 0 1 0 ये तो कॉमन ही है, ठीक है। 10 को आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो कि 0 1 0, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, तो 2 raised to power 3 हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 10। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, बट ये आपका मेन पॉइंट आता है जो फ्रैक्शन 0.625, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इसको सॉल्व करना होगा तो ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 0.625 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 1.25। तो ये जो 1 है ये हम लोग साइड में लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास अभी कितना आता है 25, तो 0.25 से अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 0.50, 0 आया, हमने 0 ऐसे लिख लिया। और हमारे पास 0.5 आता है अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 1.00, ये हमने 1 यहाँ पे लिख लिया, ओके। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से बॉटम टू डाउन अप्रोच आपको रखनी होगी इसको सॉल्व करते टाइम। 10101, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन ए, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने अभी नंबर सिस्टम का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लाया है, ये हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया था चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। एक ही सेशन में आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 100% आता है, ये आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सेशन के एंड में आपको जो भी मैंने लिंक्स बताया, आप उसको सेशन को फिर से एक बार खोल के सारे लिंक्स को आप सारे सेशंस को जाके देखिएगा। आपके रेफरेंस के लिए अभी के अभी उसको देखना होगा, सो दैट आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सको, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। 10 + 10 सेकंड्स का मैं टाइमर और आपको लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप लॉजिक से इसको सॉल्व करते हो। कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, व्हाट इज रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन फॉर ABC टू मेक द आउटपुट X। X को हमें 1 लाने के लिए क्या हमारे इनपुट कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। आई विल गिव यू 10 more seconds टू सॉल्व दिस। सिंपल सा अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस केस में हमारे पास एक एंड गेट है, एक XOR गेट है और XNOR गेट है, ठीक है। लॉजिक गेट्स में मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। अगर हमारे एंड गेट में तीनों भी चीज़ 1, तीनों भी इनपुट आते हैं 1, तो ही जाके हमारा एंड में आउटपुट में 1 आएगा, ये बात आपने मान लिया। अगर आप इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो आपको इसका एक्सप्रेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो C है हमारा, ये तो ऐसे कैसे आ रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे C तो 1 ही होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा तीनों भी ऑप्शंस में 1 है, ठीक है। तो हमने कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। बट एक केस में आपको ध्यान में रखना होगा, XOR केस में क्या होता है, अगर हमारा अल्टरनेट 1 है, दोनों भी इनपुट में से एक अगर 1 होगा तो ही जाके हमें आउटपुट 1 मिलेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमारा 0 है तो हमारे यहाँ पे 1 होना चाहिए, या फिर अगर 1 है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे हमें A और B में कौन सी कंडीशन मिल रही है, A और B में कंडीशन मिल रही है हमारे पास फर्स्ट और D, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ऑप्शन हाइड करके रख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा, ठीक है। 0 0 और 1 1 में इस कंडीशन में इसका आउटपुट नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, ओके। ये XOR गेट का ट्रूथ टेबल से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल क्या आता है, A B और Y आउटपुट है, 0 0
0 1 1 0 1 1। तो इस केस में हमारा आउटपुट रहता है 0 1 और 1 और यहाँ पे 0 कंडीशन रहता है। सेम एक्स नॉर के कंडीशन में रहता है, यहाँ पे 1 रहता है और यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, करेक्ट, यहाँ तक समझ गए आप। ये एक्स नॉर का है, ठीक है, और ये एक्स और का जो आउटपुट है वो है। ठीक है, तब इस केस में हमारे पास ए और बी में से अल्टरनेट होने चाहिए, तो अल्टरनेट हमारे पास 0 1 और 1 0 यहाँ पे ए और डी ऑप्शन में है। बट हमने ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग कर दिया? क्योंकि एक्स नॉर कंडीशन में अगर हमारे पास दोनों भी 0 है या फिर दोनों भी 1 है तो ही जाके हमारा आउटपुट 1 आता है। ठीक है, तो मान लो अगर बी और सी यहाँ पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स नॉर में, सी तो हमने 1 कंसिडर कर ही लिया। ठीक है, ओके, सी तो 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंड गेट है हमारे पास, तो ये 1 है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा तभी जाके हमारा आउटपुट यहाँ पे 1 आएगा ना, क्योंकि एक्स नॉर यहाँ पे गेट कनेक्टेड है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे से रिलेटेड हमने डिजिटल सर्किट्स के 1-2 सेशंस लिए थे फॉर एसएसडी। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो आई बटन पे जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशंस है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन क्या कहना है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 10 सेकंड्स का टाइमर मैं लगा देता हूँ, फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए 20 to 30 सेकंड्स लगेंगे आपको इसको क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, डिजिटल सर्किट्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हम लोग चारों भी जो इक्वेशंस है यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास x एंडेड विद x बार प्लस y। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग स्प्लिट अप कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। x एंड x बार प्लस x डॉट y, डॉट दैट मीन्स हो गया हमारा एंडिंग हो गया ये। ओके, अगर प्लस आता है तो होता है और। ओके, तो इस केस में x एंड x बार क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका जो आउटपुट एक्सप्रेशन है वो तो करेक्ट ही है। ओके, तो हम लोग इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन नहीं थे। ठीक है, हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स, यहाँ पे 2 लॉज जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। एंड के लॉ, ये और लॉज है और ये एंड लॉज है। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए मैं अभी ने इंक्लूड किया सो दैट आप इसको अच्छे से समझ सको। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स एंड एक्स बार प्लस वाई। ओके, तो हमारे पास इसका इक्वेशन क्या है? एक्स वाई। ये हमको फॉलो करना होगा, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम इसको स्प्लिट अप कर देता हूँ। एक्स इंटू एक्स बार प्लस एक्स इंटू वाई विल बी एक्स वाई। ये हमको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो एक्स इंटू दैट मीन्स एक्स डॉट एक्स बार, दैट मीन्स एक्स एंड एक्स बार क्या हो गया? यहाँ पे आपको देख सकते हो 0 है। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 0, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई। सिर्फ यहाँ पे बचेगा एक्स वाई जो कि हमारे राइट हैंड साइड में है। दैट मीन्स ये तो हमारा प्रूव हो गया, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ओके, आई चेंज द कलर। एक्स प्लस एक्स वाई बार इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बार क्या होता है हमारा? ठीक है, हम लोग इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं एक्स को, 1 प्लस वाई बार। और आपको ध्यान में रखना होगा 1 प्लस दैट मीन्स 1 और वाई बार, 1 प्लस वाई बार क्या हो जाता है? 1। ये आप इस लॉ से देख सकते हो और लॉ से, तो दैट मीन्स हमारे पास एक्स आ गया। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अभी हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट को हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को, ठीक है, एक्सप्रेशन को हमारे पास इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? जेड एक्स प्लस जेड एक्स बार वाई। ओके, तो हमको इसको क्या कहते हैं? जेड को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बार वाई। ओके, तो हम इसमें से फिर से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बार, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में बताया, इसलिए हम आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। जेड इंटू 1, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है? 1 होता है, अभी मैंने आपको बताया था। दैट मीन्स ये जेड ही हो जाएगा यहाँ पे, जेड इंटू एक्स प्लस वाई बार। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट अप करते हैं तो विल गेट जेड इंटू, यहाँ पे वाई बार नहीं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा, यहाँ पे जेड एक्स प्लस जेड वाई। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट आ गया। ठीक है, अभी हम लोग फाइनल इक्वेशंस को वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं। एक्स प्लस एक्स बार वाई, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, इसको हम लोग स्प्लिट अप कर देते तो हम लोग कैसे लिख सकेंगे इसको? एक्स प्लस एक्स बार एक्स प्लस वाई।
करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा 1, दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा x प्लस वाई। ओके, तो फाइनल वैल्यू है हमारा x प्लस वाई, बट यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशन में गिवन है हमारा सिर्फ x, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ये 2 क्लासेस लिए मैंने, 32 एंड 33, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव 2 क्लास। इसमें थ्योरी प्लस बुलियन एक्सप्रेशन के जो ऐसे इक्वेशंस आते हैं ये हमने ऑलरेडी कवर करा लिए। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सा सेशन था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा था, इसको जाके ध्यान से देखिएगा। ये सारे कंसेप्ट है, ये एंड और लॉज और ये एंड लॉज आपके दोनों भी क्लियर हो जाएंगे उस सेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट कैन गिव द हाईएस्ट टेम्परेचर इन रेजिस्टेंस हीटिंग। 10 सेकंड्स का टाइमर लगा रहा हूँ, इट इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, टाइप ऑफ वाला है, उसका कमर्शियल नेम ध्यान में रखेंगे। निकेल कॉपर को हम लोग यूरेका और कंस्टेंटाइन हम लोग कहते हैं, ठीक है। आयन क्रोमियम और एल्यूमिनियम को हम कैंथाइल और निकेल क्रोमियम के हम लोग नाइक्रोम करते हैं, उसके कमर्शियल नेम से, और उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है। तो ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर यहाँ पे पूछा था, तो आप हमारा सिलिकॉन कार्बाइड का है, जो कि फ्रॉम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसका करेक्ट आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आर्गन गैस वेल्डिंग द आर्गन गैस एक्ट्स एज अ व्हाट। 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू करो आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आर्गन गैस जो यूज़ होती है वेल्डिंग के अंदर, वो क्या एक्ट करती है, एज अ शील्ड, फिलर मटेरियल, एनर्जी सोर्स या फिर फ्लक्स। तो ध्यान में रखिएगा, इट इज़ वर्क एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द वर्क फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है। इसका स्कीमेटिक भी मैंने आपके लिए लाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने क्लोजली नोटिस किया होगा। ये शील्डिंग गैस है, जो पिंक कलर का है, ये शील्डिंग गैस है, यही आर्गन गैस है। तो ये क्या करती है, हमारी प्रोटेक्ट करती है हमारे सरफेस को फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर पे हमारे जो सरफेस रहता है जिसको हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है और उसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आर्गन गैस को एज अ शील्ड प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, एज अ शील्ड प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे हमारा वेल्डिंग हो रहा है, सो दैट हमारा जो वर्क है, ये मेटल वर्क है, इसको ऑक्सीडाइज ना हो सके और ये अच्छे से क्लीनली वेल्ड हो सके, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं आर्गन गैस वेल्डिंग, और ये हम लोग एज अ शील्ड करके यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेटल के जो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ शील्डिंग गैस विच इज़ अ आर्गन गैस, ये हमारी शील्ड करके एज अ वर्क करती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। अ स्टेबलाइजिंग चोक इज कनेक्टेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट सो एज टू। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, सारे कमेंट्स में वॉच भी करते रहो। तो ध्यान में रखिएगा, जो स्टेबलाइजिंग चोक है हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर, वो एज अ क्या वर्क करता है, वो एज अ बैलेस्ट वर्क करता है ऑपरेटिंग कंडीशन एंड प्रोवाइड अ वोल्टेज इंपल्स फॉर द स्टार्टिंग। वो एज अ बैलेस्ट करके वर्क करता है और वो हमारा वोल्टेज इंपल्स प्रोवाइड करता है हमें स्टार्टिंग में। तो बेसिकली फ्लोरेसेंट ट्यूब का मैं आपको एक ब्रीफ में वर्किंग बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग हॉरिजेंटल ट्यूब है, ठीक है। इसमें हमारे पास लो प्रेशर मेंटेन का हमने किया हुआ है और इसके अंदर में 2 स्पाइरल हमारे पास टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये हमारे पास टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। तो ये जो हमारे कोटेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन मटेरियल से, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, ऐसे ये टंगस्टन के इलेक्ट्रोड बने रहते हैं, ओके। और 2 एजेस पे हमने कनेक्ट करके रखते हैं हम लोग इसको। इसमें होता क्या है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आर्गन गैस रहती है और कुछ अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी रहता है। आर्गन गैस और हमारे मर्क्यूरी रहते हैं, उसका प्रेशर कितना रहता है, 2.5 mm ऑफ Hg, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जैसे ग्लो स्टार्टर में भी हमारा क्या रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्गन गैस रहती है और उसमें हमारा बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी रहती है, ठीक है। तो उसमें जो स्मॉल कैथोड लैम्प ग्लो करता है और बायोमेटेलिक स्ट्रिप के साथ में सीरीज में, ओके। इलेक्ट्रोड में हमारा क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड डायरेक्टली अक्रॉस सप्लाई हमारा प्रोवाइड कर देता है। तो इनिशियली क्या होता है, स्टेबलाइजर के लिए हम लोग यहाँ पे चोक भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हमें ये चोक एज अ वोल्टेज इंपल्स को प्रोवाइड कर, स्टार्टिंग के लिए वोल्टेज इंपल्स भी प्रोवाइड करते हैं और एज अ स्टेबलाइजर भी ये वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर भी यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव करता है। ये था बेसिक सा इसका वर्किंग, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सोडियम वेपर लैम्प इज व्हाट। 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ये आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर 1 में एग्जामिनेशन के।
सोडियम वेपर लैंप आपने देखे होंगे, आपको एक इमेज में दिखा देता हूँ। उसका जो एवरेज लाइफ स्पैन रहता है वो रहता है हमारा 3000 आवर्स का। ओके, इस टाइप का येलोइश टाइप का ग्लो होता है, ये आप सोडियम वेपर लैंप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उसका जो एफिशिएंसी रहता है वो रहता है हमारा फ्रॉम 40 to 50 ल्यूमेंस पर वैट में। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे एक और नोट में आपको चीज़ बता रहा हूँ। और उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो रहता है हमारा 3000 आवर्स के लिए। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज फॉर। 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना होगा कमेंट बॉक्स में और आपके कॉपी में भी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और हमारे कोचिंग चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरीके से डिफरेंट सेशंस आपको इंपॉर्टेंट सेशंस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व इज यूज्ड फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज के लिए। ठीक है, कुछ अगर आप स्पीड टाइम कर्व देखते हो अर्बन और सब अर्बन सर्विसेज का, तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है हमारा। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली जो फर्स्ट टाइम है T1, ये सेकंड टाइम है हमारा T2 और ये थर्ड टाइम हमारा T3। तो T1 जो है हमारा टाइम फॉर एक्सेलेरेशन है ये, और T2 जो है हमारा कोस्टिंग पीरियड, T3 जो है हमारा ब्रेकिंग और रिटार्डेशन हम लोग पीरियड करते हैं। ब्रेकिंग रिटार्डेशन पीरियड हमारा ये रहता है। ये हमारा स्पीड इन किलोमीटर पर आवर रहता है, और यहाँ पे जो टाइम रहता है वो सेकंड्स के अंदर रहता है। ये ग्राफ में किस वर्सेस किस से ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं स्पीड टाइम कर, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ड्यूरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ अ लीड एसिड बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स एज देयर इज अ ड्रॉप इन व्हाट। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ओके, डिस्चार्ज जब होती है हमारी लीड एसिड बैटरी तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है। वो किसके कारण होता है, कौन सी चीज़ ड्रॉप होने के कारण होता है, तो हमारा डिस्चार्ज रेट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम अ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट। 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द वे, कुछ ऐसे गूगली क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं हमारे, दिस लॉ states that the mass of substance deposited from the electrolyte is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte in the given time. ओके, और फैराडेज सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, वो हमें बताता है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट और केमिकल वेट्स। ये दोनों भी इसके लॉस थे, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। What is the diameter of GI pipe through which the earth wire needs to be taken out? 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। जो हमारा डायमीटर कितना होना चाहिए GI पाइप का, जिसमें से हमारा अर्थ वायर निकालते हैं हम लोग, तो उसका डायमीटर होता है 13 mm का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर लाइटिंग पॉइंट्स हम लोग कितने कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ये आसान सा सवाल है बाय द वे। सो ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स हमारे सर्किट्स के अंदर लगाते हैं वो है हमारे 10। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग लाइट और फैंस भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कॉमन सर्किट में। सब सर्किट के अंदर हमारे पास 10 पॉइंट्स रहते हैं, जिसमें लाइन और फैन रहता है, और एक 5 एम्पियर्स का एक सॉकेट भी रहता है उसके इसमें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 97। What should be a minimum depth of a trench from a ground level of cables carrying a voltage between 3.3 kV and 11 kV? 10 सेकंड्स का टाइमर लगा रहा हूँ। कितना डेप्थ रहना चाहिए मिनिमम डेप्थ ट्रेंच का फ्रॉम ग्राउंड लेवल और केबल। हमारा 3.3 kV का केबल है, 3.3 एंड 11 kV का केबल। मिनिमम डेप्थ कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 0.9 मीटर्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सारे कवर्स में हमने सेशंस में किए हैं हमारे आई रूल्स और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। दोनों भी इंपॉर्टेंट सेशंस है, दोनों भी सेशंस का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है। अगर आपने नहीं देखे होगा तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई रूल्स में डेफिनेटली 100% एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आजकल, क्योंकि आई रूल्स के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करें। कुछ उसके रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, आप उसको जाके देखिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 4 वायर इलेक्ट्रिक सर्किट द ब्लैक कंडक्टर इज यूज फॉर।
4 वायर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमारे पास ब्लैक कंडक्टर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, फेज न्यूट्रल, अर्थ वायर या फिर आर्मरिंग के लिए। तो आई होप आपको इसका करेक्ट आंसर आपने मार्क कर लिया। आसान सा सवाल था ये। हमारा ब्लैक कंडक्टर जो रहता है वो रहता है हमारा न्यूट्रल के लिए, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू, उसका वहाँ पे मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था। आप आई थॉट कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हम लोग इंडिया में RYB हम लोग फेजेस यूज़ करते हैं, वैसे बाकी कंट्रीज़ में कनाडा US में हम लोग कौन से फेजेस के डिफरेंट कलर के वायर्स यूज़ करते हैं ये हमने यहाँ पे डाला है। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया होगा, इंस्टाग्राम पेज के कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ के, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्विक अपडेट्स आपको डेली वहाँ पर हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप उसको जाके प्लीज़ फॉलो करिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द रिस्क ऑफ ब्रोकन न्यूट्रल इज मैक्सिमम व्हेन। 10 सेकंड्स का टाइमर शुरू कर रहा हूँ। हमारी रिस्क कब ज़्यादा रहती है ब्रोकन न्यूट्रल की, कौन से अर्थिंग सिस्टम में, तो वो रहती है TNC अर्थिंग सिस्टम में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अर्थिंग सिस्टम रहते हैं। TT दैट इज़ अर्थड न्यूट्रल, T दैट मीन्स हमारा क्या होता है, अर्थ, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग इसको टेरे करके फ्रेंच में इसका वर्ड है, तो T इज़ अ अर्थ, व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन फ्रेंच विच इज़ टेरे, इसको हम लोग कहते हैं। तो TNC सिस्टम में आपको ध्यान में रखना होगा। TNC डिस्क्राइब्स एन अरेंजमेंट वेयर कंबाइंड प्रोटेक्टिव अर्थ न्यूट्रल PEN इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड एट द सोर्स। और इसी केसेस में तो जब हमारे पास 3 फेजेस में या फिर अर्थिंग करते हैं, तो हमारे पास 3 IT सिस्टम में क्या रहता है, आइसोलेटेड न्यूट्रल रहता है, इम्पीडेंस अर्थिंग न्यूट्रल रहता है। तो इस सारे अर्थिंग में जो TNC सिस्टम है इसमें मैक्सिमम रिस्क रहती है ब्रोकन न्यूट्रल की। ये बात आपको ध्यान में रखने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बाय द वे। ठीक है, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द सेशन बता दूंगा। इन अ सीरीज RLC सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय व्हाट। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। आसान सा सवाल था बाय द वे। सीरीज RLC सर्किट में हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ L एंड C विच इज अंडर रूट ऑफ LC से हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सेशन मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करिएगा और आपको उसको क्वेश्चन आंसर ऐसा आप कमेंट मार्क करेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लाइव सेशन चलता रहता है उसके कमेंट भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो लाइव सेशन का कमेंट बॉक्स अलग रहता है और यहाँ पे जो आपका रेगुलर कमेंट बॉक्स है इट इज़ डिफरेंट। तो आपको क्वेश्चन आंसर ऐसा मार्क करके आप इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms एंड रिएक्टेंस ऑफ 1 ohms। एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है 2 ohms का और रिएक्टेंस है 1 ohms का, तो हमारा कंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई अंडरस्कोर ऑफिशियल को फॉलो करना है। इंस्टाग्राम चैनल को भी आपको हमें फॉलो करना है और हमारे नए चैनल कोचिफाई अंडरस्कोर ऑफिशियल को आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप देख सकते हो और साथ साथ आपको रिसेंट सेशन देखना होगा तो आप यहाँ पे भी टैप करके उसमें देख सकते हो। तो आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो गाइज टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।